Hello students, in this video we'll discuss chapter number 5 emergence of regional powers। बेटा हम लोगों ने चैप्टर 4 में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि क्या रीजंस थे, क्यों मुगल एम्पायर वीक हो रहा था या क्यों फाइनली वो डिक्लाइन कर गया। इसके रीज़न हम लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़े हैं। अब एक बात ध्यान में रखना कि मुगल एम्पायर जब तक था वो इंडिया के बहुत बड़े पार्ट को कंट्रोल करता था। तो बेटा जब आप देखोगे कि सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो रही है, वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है, तो हर व्यक्ति जिसको कहीं ना कहीं मुगल अथॉरिटी कंट्रोल कर रही थी, अब वो क्या चाहेगा कि वो इंडिपेंडेंट बन जाए, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं पहले पावर उनके पास ही थी। ये तो मुगल्स आए, इन्होंने इंडिया के डिफरेंट पार्ट को जीता और जीत के अपने कंट्रोल में कर लिया। अब जब ये वीक होंगे तो फिर से वो किंगडम्स चाहेंगे कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, पर ऐसा ही होगा। ठीक, कोई बात। चलो, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स का राइज होता है। वो कौन से होते हैं? डेक्कन, बंगाल, अवध, राजपूत, सिख्स और जाट्स। फिर हम लोग मराठा के राइज को देखेंगे और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को भी पढ़ेंगे। चलो, ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे। तो जैसे धीरे धीरे वीक हो रही थी मुगल एम्पायर, जैसे जैसे उनका डिक्लाइन होता जा रहा था, ग्रेजुअल वीकनिंग एंड डिक्लाइन, बहुत सारे रीजनल फोर्सेस को कॉन्फिडेंस दे रहा था कि भैया चलो अब हम पावर को एजर्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। चलो, तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स, कुछ सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम का राइज होता है, जैसे कि बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठास, ये राइज करने लग जाते हैं। अब साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स थे, पहले उन्हें सिर्फ किससे लड़ना था? मुगल एम्पायर से लड़ना था, पर अब उनके लिए बहुत सारे दुश्मन तैयार हो गए जो कि छोटे छोटे लेवल पे थे और एक सेंट्रलाइज्ड मुगल अथॉरिटी से वीक भी थे। तो कहीं हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के लिए थोड़ा सा फ़ायदा भी हो गया, है ना, क्योंकि इस टाइम जो केओटिक पीरियड चल रहा था जिसमें मुगल से इंडिपेंडेंट होने की कोशिश में लगे थे, किंगडम्स आपस में लड़ रहे थे, तो ब्रिटिशर्स को इसका एडवांटेज तो मिलेगा। तो ब्रिटिशर्स को भी फाइट करनी पड़ेगी बहुत सारे इंडिपेंडेंट और सेमी इंडिपेंडेंट पावर से फॉर एस्टेब्लिशिंग देयर सुप्रीमेसी इन इंडिया। ब्रिटिशर्स भी फाइनली आए क्यों थे इंडिया में? इंडिया को एक्सप्लॉइट करने, इसको इकोनॉमिकली कंट्रोल करने, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन के लिए। तो यहाँ हम देखेंगे कि अब ब्रिटिशर्स डिफरेंट डिफरेंट किंगडम से फाइट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग कंट्रोल। नो एमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स। तो पहला उस किंगडम्स में हम पढ़ेंगे डेक्कन को। डेक्कन इंडिपेंडेंट हुआ अंडर निज़ाम उल मुल्क। निज़ाम उल मुल्क ने इंडिपेंडेंट करा लिया किसको? डेक्कन को। ठीक है, जब औरंगज़ेब की डेथ हो रही थी तो वो बीजापुर में थे, कौन? निज़ाम उल मुल्क, और ऑब्जर्व कर रहे थे परफेक्ट न्यूट्रलिटी का कि भाई ये जो लोग हैं, कौन? औरंगज़ेब के बेटे, ये एक टाइम आएगा जब आपस में लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? वॉर ऑफ सक्सेशन, किसको अब थ्रोन मिलना चाहिए, उसके लिए बच्चे आपस में लड़ेंगे कि औरंगज़ेब के बाद नया राजा कौन। और वो मतलब जब ये वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था तो वो किसी भी बेटे के साथ नहीं आए कि एक्स को प्रेफर कर रहे हैं या वाई को प्रेफर कर रहे हैं या जेड को प्रेफर कर रहे हैं, वो न्यूट्रल रहे, है ना। उन्होंने ये जो वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था तीनों लड़कों के बीच में, उसको न्यूट्रली देखा और अपने आप को मास्टर बना लिया डेक्कन का टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर 1722। 1707 में औरंगज़ेब की डेथ होती है, उसके बाद वॉर ऑफ सक्सेशन चलता है और उस वॉर ऑफ सक्सेशन को न्यूट्रली ऑब्जर्व करते हैं निज़ाम उल मुल्क और फाइनली ये अपने आप को मास्टर बना लेते हैं डेक्कन का। कब? 1722 में। ही वॉज अपॉइंटेड द वज़ीर बाय मोहम्मद शाह इन दिल्ली। मोहम्मद शाह ने इन्हें क्या बनाया था? वज़ीर बनाया था। दिल्ली के कोर्ट में मोहम्मद शाह ने इन्हें क्या बना लिया? वज़ीर। पर वो इस पोजीशन से सेटिस्फाई नहीं थे, उन्हें दिल्ली के कोर्ट में वज़ीर की पोजीशन से कोई मज़ा नहीं था, मतलब वो उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, उन्हें ये पोजीशन अच्छी नहीं लग रही थी। तो उन्होंने इसको छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया फॉर द डेक्कन विदाउट द एम्परर परमिशन इन द ईयर 1723। 1723 में उन्होंने बिना एम्परर की परमिशन से छोड़ दिया दिल्ली का कोर्ट। निज़ामुल मुल्क मार देते हैं बच्चा, साथ ही साथ हत्या कर देते हैं मुबारक खान की, जो कि हैदराबाद के गवर्नर होते थे। कहाँ पर उनको मारते हैं? बेरार में मारते हैं। ठीक है, तो बेरार में निज़ामुल मुल्क मार देते हैं, पहले हराते हैं फिर मार देते हैं किसको? मुबारक खान को। कब? 1724 में। और उसके बाद पूरा डेक्कन इनके कंट्रोल में आ जाता है। हमारे जो निज़ामुल मुल्क है उनकी डेथ होती है 91 ईयर में, है ना। जब वो 91 साल के थे तब उनकी डेथ हो जाती है और उस साल में ईयर कौन सा होता है? 1748। तो 1748 में डेथ होती है जब उनकी एज कितनी थी? 91, मतलब अच्छा जिए। अब हम देखेंगे बंगाल को।
तो जो बंगाल था वो भी पहले कौन ही कंट्रोल करते थे, मुगल्स ही कंट्रोल करते थे, पर अब बंगाल भी इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है बात। तो बंगाल के जो परमानेंट सूबेदार थे उनका नाम था मुर्शिद कुली खान। कब बन गए थे बंगाल के परमानेंट सूबेदार? 1770 में बन गए थे। और मुर्शिद कुली खान ने क्या किया बच्चा, कैपिटल को ढाका से मुर्शिदाबाद ले आए। अभी ढाका क्या है? ढाका कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बिफोर बांग्लादेश वाज द पार्ट ऑफ इंडिया, बंगाल का ही पार्ट था। देखो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइड कर दिया था ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल तो आज का स्टेट है ही, पर जो ईस्ट बंगाल था वो इंडिया और पाकिस्तान का जब डिवीजन हुआ था तो पाकिस्तान के साथ चला गया था, है ना, जो आज करंट का बांग्लादेश है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका, है ना। तो वही पहले, आज स्पेलिंग उसकी चेंज हो गई, पहले उसको क्या बोलते थे? ढाका। तो ढाका बंगाल की कैपिटल थी। तो ढाका से कैपिटल मुर्शिदाबाद लाने का फैसला किसका था बेटा? मुर्शिद कुली खान का। और बेटा मुर्शिद कुली खान कोई पता था कि जो दस्तक पास मतलब एक परमिशन दे दी गई थी ब्रिटिशर्स को कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं। इस परमिशन के लिए एक लेटर इशू हो गया था जिसे हम कहते थे दस्तक। तो ये जो दस्तक पास थे इसका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक टाइम के बाद मिसयूज़ करने लग गई थी। तो इसके मिसयूज़ को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ट्राई किया किसने? मुर्शिद कुली खान ने। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट थे बच्चा, वो इस दस्तक पास का मिसयूज़ करने लग गए थे। इसके लिए मुर्शिद कुली खान ने बहुत ट्राई किया कि भाई इस तरीके से तो मेरी प्रोविंस का इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लो चला जाएगा, हमारा तो जो रेवेन्यू जो ट्रेजरी है वो ख़त्म ही हो जाएगी। तो भाई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हमने तुम्हें राइट दिया है कि तुम ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो, ना कि तुम्हारे सर्वेंट। तो यहाँ पर क्या हुआ, जितने भी ये जो सर्वेंट्स आते थे, जैसे गवर्नर जनरल्स वगैरह आते थे, ये लोग खुद भी प्राइवेट ट्रेड करने लग गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी तो ट्रेड कर रही थी, प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ दैट दस्तक ओनली। तो इसको भी रोकने की कोशिश की किसने? मुर्शिद कुली खान ने। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कंपनी को कोई स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाएं, है ना, और वो कंपनी से भी उसी अमाउंट का ड्यूटी कलेक्ट करना चाहते थे जितना वो इंडियन मर्चेंट से कलेक्ट कर रहे थे। देखो ट्रेड इंडियन मर्चेंट्स भी कर रहे हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी भी कर रही है। तो ये जो दस्तक पास ईस्ट इंडिया कंपनी को इशू हुए थे, इसका ईस्ट इंडिया कंपनी तो यूज़ कर रही थी, साथ ही साथ प्राइवेट ट्रेड के लिए इनके एम्प्लॉयज़ भी यूज़ करने लग गए थे, सर्वेंट्स भी यूज़ करने लग गए थे। तो अब मुर्शिद कुली खान को लगा कि भाई अब हम कंपनी को कोई प्रिविलेजेस नहीं देंगे, जो टैक्स हमारे इंडियन मर्चेंट्स दे रहे हैं, जो ड्यूटीज़ हमारे इंडियन मर्चेंट्स दे रहे हैं, वही ड्यूटीज़ कौन पे करे? कंपनी भी पे करे। पर मुर्शिद कुली खान की डेथ हो जाती है 1727 में। तो इनके जो सन इन लॉ होते हैं, इनके जो दामाद जी होते हैं शुजाउद्दीन खान, उनको पोस्ट मिल जाती है। अब वो सक्सीड करते हैं किसकी पोजीशन को? मुर्शिद कुली खान की पोजीशन को। जब शुजाउद्दीन खान रूल कर रहे होते हैं तो ये अपने रूल में जो बिहार का जो सूबा होता है उसको भी बंगाल में मिला लेते हैं। और इनकी डेथ हो जाती है 1739 में। 1727 में शुजाउद्दीन खान राजा नहीं, सॉरी, बंगाल की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं और बिहार के सूबे को भी मिला लेते हैं बंगाल में, और इनकी डेथ होती है 1739 में। इनके बाद आते हैं अलीवर्दी खान। कौन आते हैं इनके बाद? अलीवर्दी खान। तो पहले मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान के बाद शुजाउद्दीन खान, शुजाउद्दीन बाद के बाद अलीवर्दी खान। बेटा और एक्चुअल में अगर हम बोलें कि बंगाल इंडिपेंडेंटली कब रूल करने लगा, तो वो रीन थी किसकी? अलीवर्दी खान की। अलीवर्दी खान ने इम्पीरियल कन्फर्मेशन ले लिया था बाय ड्यूवियस मीन्स, मतलब कुछ चालबाजी कुछ कुछ करके अलीवर्दी खान को प्रॉपर अथॉरिटी मिल गई बंगाल की, और वो बंगाल का जो प्रोविंस था उसको इंडिपेंडेंट मैनर में कंट्रोल करने लग गए। पर इन्हें परेशान कर रहे थे मराठा के इन्वेजन, ठीक है। ही वॉज हाउएवर ट्रबल्ड बाय मराठाज इन्वेजन इन बंगाल ईयर आफ्टर ईयर। हर साल मराठाज इनको क्या कर रहे थे? इन्वेड कर रहे थे। अब हम पढ़ेंगे बेटा राजपूत्स को। तो जब मोहम्मद शाह का रेंज चल रहा था, मतलब दिल्ली से रूल कर रहे थे मोहम्मद शाह, तो उन्होंने जय सिंह टू जो कि जयपुर के थे उन्हें गवर्नर बना दिया सूरत का। जैसे ही सैयद बदर का फॉल हुआ उसके बाद सूरत के गवर्नर कौन बने? जय सिंह टू ऑफ जयपुर। आगरा भी उनके कंट्रोल में आ गया। इन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी बनाई जिसका नाम है जयपुर, एंड इरेक्टेड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन एट दिल्ली। और दिल्ली में, जयपुर में, बनारस में, उज्जैन में, मथुरा में इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज भी सेटअप की।
जो राजपूत्स का रिवाइवल थोड़े टाइम के लिए था, टेम्पररी था, उसके बाद उन्हें ट्रेजिक डेज़ को फेस करना पड़ा। एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्राइक राजपूत्स को झेलना पड़ा। तो बेटा ये ध्यान रखो, सैयद ब्रदर्स के बाद रूल किसके पास आता है? जय सिंह टू ऑफ जयपुर। इन्हें गवर्नर बना दिया जाता है सूरत का। कौन बनाता है? मोहम्मद शाह। पर ये जो रिवाइवल हुआ कि जय सिंह ने जयपुर जैसी सिटी बना दी, जिसे आज हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, बहुत सारी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बना दी दिल्ली में, जयपुर में, बनारस में, उज्जैन में, मथुरा में। पर राजपूत बहुत ज़्यादा टाइम तक बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाए। एक टाइम के बाद फिर इनके वही ख़राब दिन आ गए, पॉलिटिकल टर्मोइल, इकोनॉमिक टर्मोइल, ये सब इन्हें। अब हम पढ़ेंगे बेटा सिख को। तो जब असैसिनेशन हो जाता है गुरु गोविंद सिंह का 1708 में। अब असैसिनेशन का मतलब क्या होता है? जब भी आप कोई कंट्रोलर, रूलर, राजा या किसी पॉलिटिकल पोजीशन पे रहते हो, और उस पॉलिटिकल पोजीशन पे रहते हुए अगर आपका मर्डर हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं? असैसिनेशन। जैसे इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, अब्राहम लिंकन का असैसिनेशन हुआ था, है ना? तो वैसे ही किसका असैसिनेशन हो जाता है? गुरु गोविंद सिंह का। मतलब पॉलिटिकल पोजीशन पे कोई राजा, कोई रूलर का जब मार दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? असैसिनेशन। तो 1708 में गुरु गोविंद सिंह की होती है डेथ। तो जो सिख होते हैं उन्हें लगता है कि भाई अब हमारा लीडर बनेगा बंदा। उन्होंने सिख को एक लार्ज ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर दिया और सतलज और यमुना वाला जो रीजन था उसे कैप्चर किया और वहाँ पर सिखों को रख दिया। किसने? बंदा ने। आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का जो थर्ड बैटल हुआ उसमें सिख ने एडवांटेज लिया जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी कंट्री की, और अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लिया, है ना? तरीके से ऑर्गेनाइज किया कि अहमद शाह अब्दाली से भी बहुत बढ़िया तरीके से लड़ लिए। फिर से यहाँ से ध्यान से सुनो। गुरु गोविंद सिंह की डेथ होती है 1708 में। उनकी डेथ के बाद जो सिख होते हैं वो सतलज और यमुना वाले रीजन को कंट्रोल करते हैं। किसकी लीडरशिप में? बंदा की लीडरशिप में। और प्रॉपरली रहने लगते हैं। उसके बाद जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है तो सिख इसका एडवांटेज लेते हैं कि यार जो पॉलिटिकल कंडीशंस कंट्री में चल रही हैं, ये एक अच्छा टाइम है कि हम अपने आप को रीऑर्गेनाइज करें, मजबूत बना लें। और इसी मजबूती के साथ ये लोग लड़े किससे? अहमद शाह अब्दाली से, जब वो वापस जा रहा था। उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के जो सब्सिक्वेंट इन्वेजन्स होने वाले थे उनको भी रोका। कब तक? 18वीं सेंचुरी तक। महाराजा रंजीत सिंह ने मिसल्स को यूनाइट किया और रूलर बन गए पंजाब के, कश्मीर के, पेशावा के, मुल्तान के, कांधार के, और कैपिटल बनाया किसको? लाहौर को। तो मेरी बात ध्यान से सुना। महाराजा रंजीत सिंह का भी बहुत बड़ा नाम है। वो बड़ा नाम क्यों है? क्योंकि जो 12 ग्रुप्स में अलग अलग सिख डिवाइडेड थे उनको उन्होंने यूनाइट कर लिया। यूनाइट करने के बाद किस किस एरिया को कंट्रोल किया? पंजाब, कश्मीर, पेशावर, मुल्तान, कांधार और लाहौर को अपनी कैपिटल बना लिया। रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है बेटा 1839 में, और अब सिख हो जाते हैं लीडरलेस। इनको कोई सिख नहीं मतलब लीडर नहीं मिलता है। एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जो प्रॉपरली इतने बड़े एरिया को कंट्रोल कर पाए। सिख अब इजीली डिफीट हो जाते हैं ब्रिटिश से। जो ब्रिटिश अब सिख को हराएगा और पूरे पंजाब को एनेक्स कर लेंगे। कौन? सिख। अब हम देखेंगे बेटा जाट्स को। तो ये जो जाट्स कम्युनिटी थी ये कोई रॉयल बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करती थी। ये गुंडों का एक ग्रुप की तरह था, डकैत थे ये लोग। इंडिविजुअल विलेजेस में जो हेडमैन होता है उसकी लीडरशिप में ही ये लोग आसपास रॉबरी करते थे। रॉबरी कहाँ करते थे? दिल्ली के आसपास, आगरा के आसपास। और धीरे 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 ये रॉबरी करते हुए, डकैती करते हुए इनके पास इतना पैसा आ गया कि बहुत पावरफुल हो गए। फिर इनको बदन सिंह जैसा एबल लीडर भी मिल गया जिसने स्कैटर्ड जाट्स को अपने कंट्रोल में रखा, एक बड़ी यूनिट बना ली। और आगरा और मथुरा के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स थे, मतलब ज़िले थे आगरा और मथुरा के, जहाँ पर ये लोग पावरफुल बन गए और पावर में आ गए। इनको सक्सीड करता है बदन सिंह को सूरजमल, जो अपनी अथॉरिटी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। कहाँ तक? भरतपुर किंगडम तक, ओवर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हथरस, अलीगढ़, इटवा, मेरठ, रोहतक। तो यहाँ मतलब अब आप देखो कि सूरजमल का रोल इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बदन सिंह ने जो जाट को यूनाइटेड किया था, यूनाइटेड करके छोड़ दिया था, अब उसको एक लार्ज एरिया तक एक्सटेंड करेंगे। कौन? सूरजमल। कहाँ तक? आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हथरस, अलीगढ़, एटावा, मेरठ, रोहतक, फरूखनगर, मेवत, रेवाड़ी, गुड़गांव, मथुरा, इन सब तक पहुंच गए अपने पार को, अपने इन्फ्लुएंस को। कौन? सूरजमल।
जो रेपुटेशन थी जाट रेस की, वो पिनेकल का मतलब होता है टॉप नॉच पॉइंट, तो इस टॉप नॉच पॉइंट तक पहुंच गई थी जब किसकी रिंग चल रही थी, सूरजमल की। अब हम मराठास को देखेंगे। और बेटा जो सबसे बड़ा चैलेंज मिलता है मुगल एम्पायर को, वो किससे मिलता है, मराठास से मिलता है। ठीक है बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज मिलता है मुगल एम्पायर की सुप्रीमेसी को, वो किससे मिलता है, मराठास से मिलता है। औरंगज़ेब ने बहुत ट्राई किया। औरंगज़ेब बेटा कंटेम्प्ररी थे शिवाजी के, और एक बार शिवाजी को इन्होंने अरेस्ट भी कर लिया था। ठीक है, तो जितने भी अटेम्प्ट थे औरंगज़ेब के कि वो मराठा एम्पायर को ख़त्म कर देगा, क्रश कर देगा, वो सब बर्बाद गए, कुछ भी औरंगज़ेब नहीं कर पाए। उनके जो फीबल सक्सेसर थे, कमज़ोर नाजुक से सक्सेसर थे, वो भी मराठा उसको प्रॉपर रेजिस्ट नहीं कर पाए। साहू जो ग्रैंडसन थे शिवाजी के बेटे थे संभाजी, और संभाजी के बेटे थे साहू। इन्होंने तो इनको कैद कर लिया, किसने, औरंगज़ेब ने। जो फीबल सक्सेसर्स थे उन्होंने, वो भी मराठा पावर को क्या नहीं कर पाए, बचा नहीं पाए। साहू जो कि ग्रैंडसन थे शिवाजी के, उन्हें जेल में डाल दिया था, किसने, औरंगज़ेब ने। वो भी रिलीज़ हो गए 1707 में, जैसे औरंगज़ेब की डेथ होती है। तो जल्दी ही एक सिविल वॉर हो जाता है मराठास के बीच में, खुद मराठास के बीच में। देखो, शिवाजी के बेटे थे संभाजी, संभाजी के बेटे थे साहू जी। तो जो एम्पायर बेटा शिवाजी बनाएंगे वो फाइनली होना किसका चाहिए था, साहू जी का होना चाहिए। पर साहू जी को तो जेल में किसने रख लिया था, औरंगज़ेब ने रख लिया था जेल में। औरंगज़ेब की डेथ के बाद ये रिलीज़ होते हैं, साथ ही साथ एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है मराठास के बीच में। इवेंचुअली उस सिविल वॉर में जीतते हैं साहू। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ बाद में बहुत ही ख़ास बन जाएंगे साहू जी के, और साथ में साहू जी अगर जीत पाए तो किन्हीं की वजह से जीत पाए, बालाजी की हेल्प से ही जीत पाए। और जीतने की खुशी में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया। पेशवा का मतलब होता है चीफ मिनिस्टर। कब बना दिया, 1730 में। बालाजी विश्वनाथ ने पूरा एडवांटेज लिया, जितने भी इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो रहे थे मुग़ल ऑफिशियल्स के बीच में। देखो, जब राजा कमज़ोर होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, और वही प्रॉब्लम आती थी मुग़ल एम्पायर में। तो अब मुग़ल एम्पायर की इस प्रॉब्लम का फ़ायदा उठा रहे थे कौन, बालाजी विश्वनाथ, जो कि चीफ मिनिस्टर बन गए थे 1730 में। Former kingdom of Shivaji was restored to Shahu, and Shahu got the right to collect चौथ एंड सरदेश मुखी। जितना भी एम्पायर शिवाजी ने बनाया था, फाइनली ये बालाजी विश्वनाथ उस पूरे एम्पायर को वापस ले लेते हैं, पूरे एम्पायर पे वापस से रिकंट्रोल एस्टेब्लिश कर देते हैं, और फिर से उन्हें राइट मिल जाता है कि वो चौथ मतलब 1/4, मतलब 25% टैक्स वसूलने का। सरदेश मुखी होता था 1/10, मतलब चौथ 25% होता है, 1/10 होता था सरदेश मुखी। तो ये टोटल टैक्स वसूल करने के राइट फिर से किसको मिल जाते हैं, साहू जी को मिल जाते हैं अंडर द बालाजी विश्वनाथ। मतलब बालाजी विश्वनाथ सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, प्रॉपर प्लानिंग कर रहे थे। और कितनी प्रोविंस का मिलता है, 6 प्रोविंस का। 6 प्रोविंस के चौथ और सरदेश मुखी को कलेक्ट करने का राइट मिल जाता है भैया साहू जी को। 1719 में बालाजी विश्वनाथ जो हेड होते हैं मराठा के, वो क्या करते हैं बच्चों, दिल्ली आते हैं। किसकी हेल्प से दिल्ली आते हैं, सैयद ब्रदर्स की हेल्प से दिल्ली आते हैं, और ओवर थ्रू कर देते हैं मुग़ल एम्परर फर्रुख शेर को। तो ये बहुत ध्यान रखना कि एक टाइम ऐसा भी था कि वो औरंगज़ेब जो शिवाजी को पकड़ा, उन्हें गिरफ्तार किया, शाहू जी को जेल में रखा, इवन शिवाजी को भी थोड़े टाइम उसने कैद में रखा। अब बदला लिया किसने, हमारे बालाजी विश्वनाथ ने। उन्होंने सैयद ब्रदर की हेल्प से मुग़ल एम्परर फर्रुख शेर को ओवरथ्रो कर दिया। बालाजी विश्वनाथ की डेथ हो जाती है बच्चा 1720 में, और इस टाइम तक बालाजी विश्वनाथ पेशवाशिप को हेरिडेटरी बना चुके थे। इसके पहले नहीं थी, पर बालाजी विश्वनाथ ने पेशवाशिप को हेरिडेटरी बना दिया। तो अब हेरिडेटरी है, तो जो चीज़ बालाजी विश्वनाथ की थी वो किसको मिलेगी, उनके बेटे को। तो उनके बेटे का नाम था बाजीराव वन। उनका 20 ईयर ओल्ड 20 साल का एक लड़का जिसका नाम था बाजीराव वन, उसको नेक्स्ट पेशवा बना दिया जाता है। नॉट ओनली बाजीराव वन, एक देखो बाजीराव वन बेटा तो होता है, उसे पेशवा भी बना दिया जाता है। वो सिर्फ एक एबल सोल्जर नहीं होता है, पर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छा प्रशासक भी होता है, एक अच्छा शासक होता है, वाइज स्टेट्समैन होता है। उसने मराठास की पॉलिसीज़ को डिवाइस किया, और एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी का यूज़ करके नर्मदा के बियॉन्ड भी एक्सपांशन करना चालू कर दिया। सेट हिज साइट्स ऑन द इम्पीरियल पावर एट दिल्ली, और अब बाजीराव की नज़रें थी किस पे, दिल्ली के ऊपर।
1740s में मराठास जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं मालवा के ऊपर, गुजरात के ऊपर और बुंदेलखंड के ऊपर। देखो बाजीराव वन एक अच्छा सोल्जर था, एक अच्छा स्टेटमेंट था, उसको पता था कि जितने ज़्यादा एरिया को वो अभी कंट्रोल कर सकता है वो फ्यूचर में हो सकता है ऐसा मौका ना मिले, क्योंकि अभी मुगल अथॉरिटी वीक है। तो 1740s में जो मराठा थे उनका कंट्रोल मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड तक पहुँच गया था। पेशवा ने बेटा जितना बड़ा जो मुगल एम्पायर था उसको अपने कंट्रोल में किया और आपस में बांट लिया। जो प्रोमिनेंट मराठा फैमिली थी उन्होंने आपस में मुगल प्रोविंसेस को डिवाइड कर लिया। अब बेटा पेशवा ने क्या किया, जितना भी मुगल प्रोविंसेस को जीता था, अब जीतने के बाद उन लोगों ने आपस में बांट लिया। किसने? जितनी भी प्रोमिनेंट मराठा फैमिलीज थी इन लोगों ने आपस में जो जीता हुआ पार्ट था मुगल एम्पायर का, मुगल प्रोविंसेस का, उसको आपस में बांटना चालू कर दिया। तो वो बड़ौदा के कौन थे? गायकवाड़, कुछ पार्ट इन्होंने रख लिया। ग्वालियर के सिंधिया को कुछ पार्ट मिल गया। इंदौर के होलकर्स ने कुछ पार्ट रखा और कुछ पार्ट रखा नागपुर के भोसले ने। ये कुछ प्रोमिनेंट मराठा फैमिलीज थी जिन्होंने मुगल एम्पायर का जीता हुआ पार्ट आपस में बांट लिया। ये जो चीफ थे उन्हें सरदार्स कहा गया। इन्होंने पावरफुल मराठा कन्फेडरेसी को बनाया पेशवा के साथ। जो ऑफिशियल हेड था इसका पेशवा, जो चीफ थे उन्हें सरदार्स कहा गया। इन्होंने एक पावरफुल कन्फेडरेसी बनाई पेशवा के साथ, जो कि ऑफिशियल हेड हुआ करता था मराठा एम्पायर का, पूना से काम करता था। और कैपिटल क्या थी मराठा एम्पायर की? पूना। पूना से पेशवा डील करता था, सरदार्स उसको सपोर्ट करते थे। बाजीराव वन की डेथ होती है 1740 में। बाजीराव वन डाइड अ प्रीमेच्योर डेथ, प्री मेच्योर डेथ, मतलब बहुत ज़्यादा एज नहीं हुई थी इनकी, जल्दी इनकी डेथ हो जाती है 1740 में। और इनको सक्सीड करते हैं बालाजी बाजीराव, उन्हें जिन्हें नाना साहिब भी कहते हैं। इनकी पेशवाशिप में जो मराठास थे वो बिहार, उड़ीसा तक पहुँचे। ईस्ट में कहाँ तक पहुँचे? बिहार और उड़ीसा तक, और नॉर्थ में पहुँचे पंजाब तक। ये वो पीरियड था नाना साहेब के अंदर जब जो ब्रिटिश पावर थी उसने बहुत ज़्यादा ब्रिटिश पावर नहीं, मराठा पावर ने बहुत ज़्यादा एक्सपांशन किया। तो बेटा जितने ही बालाजी विश्वनाथ एबल थे, बाजीराव वन उससे ज़्यादा एबल थे। और उसके बाद बालाजी बाजीराव आते हैं, नाना साहेब जिन्हें कॉमनली कहा जाता है, वो तो और ज़्यादा एबल रहते हैं। मतलब मराठा को एक एबल लीडरशिप मिल रही थी अभी तक। और इस टाइम में, किसके टाइम में? नाना साहेब के टाइम पे बहुत बड़ा एम्पायर आ गया था। किसके पास? मराठास के पास। नॉर्थ में मराठास एक ऐसी पावर आ गई थी जिससे मुगल थ्रोन तो था, पर मुगल थ्रोन भी किसके अंदर ही काम कर रहा था? मराठास के अंदर काम कर रहे थे। दे एक्सपेल्ड द एजेंट ऑफ अहमद शाह अब्दाली एंड ब्रॉट पंजाब अंडर देयर कंट्रोल। और जो अहमद शाह अब्दाली ने अपना एजेंट बना के रख दिया था ना पंजाब में, अब उसको भी हरा दिया मराठा पावर ने, और पंजाब भी किसके कंट्रोल में आ गया? मराठास। अहमद शाह अब्दाली भी कहाँ चुप रहने वाले थे। 1748 ऑनवर्ड्स इन्होंने फिर से इन्वेजन स्टार्ट कर दिया। पहले पंजाब को इन्वेट करना शुरू किया, बाद में वो इंडिया की तरफ वापस आ गया। आप देखो पंजाब वाला जो रीजन था, यहाँ से वो वापस इंडिया के अंदर आने लग गया। He had this time the advantage of securing the cooperation of Nawab of Awadh and the Rohillas. अब अहमद शाह अब्दाली को नवाब ऑफ अवध का सहयोग मिल रहा है, रोहिलास का सहयोग मिल रहा है। और ये उसको हेल्प क्यों कर रहे हैं रोहिलास या नवाब ऑफ अवध? हमारे अहमद शाह अब्दाली को क्यों समर्थन दे रहे हैं या क्यों उसकी हेल्प कर रहे हैं, जबकि वो तो इंडिया को इन्वेट कर रहा है? वो इसीलिए क्योंकि ये लोग हैरास थे, ये लोग परेशान थे मराठास से। मराठास को इतना पैसा देने के बाद भी मराठास की डिमांड्स पूरी नहीं हो रही थी, तो मराठास को काउंटर करने के लिए इन्होंने अहमद शाह अब्दाली को हेल्प किया। राजपूत तो एलिनिएटेड थे, अलग थे ही बाय द अनसिम्पैथिक पॉलिसी ऑफ बाजीराव वन। और राजपूत को भी ये जो बाजीराव वन की जो पॉलिसीज़ थी ये अच्छी नहीं लग रही थी, तो उन्होंने भी न्यूट्रल रहने की कोशिश की, उन्होंने भी मराठास का साथ नहीं दिया। मतलब अब मराठास को सपोर्ट करने नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ वो मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अब जो अहमद शाह अब्दाली हैं बेटा, इनको रोहिलास सपोर्ट कर रहे हैं, अवध के नवाब सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही किससे परेशान थे? मराठास से परेशान थे। राजपूत मराठास को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बाजीराव वन की जो पॉलिसीज़ थी तो राजपूत भी बहुत गुस्सा थे, तो कोई भी अब इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। कब हुआ? 1761 में। जो मराठा की आर्मी थी उसको कम्प्लीटली राउट किया गया, बुरी तरीके से हरा दिया गया।
अब हम देखेंगे बेटा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में होता है? मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है 1761 में। तो वो मराठास जो अब तक उड़ रहे थे, इतना पावरफुल एम्पायर बना चुके थे, उन्हें कंप्लीटली राउट करती है मराठा की आर्मी को। कौन? अहमद शाह अब्दाली की आर्मी। ठीक है बात। राउटेड मतलब होता है क्लीन स्वीप, पूरी तरह हरा देना। तो मराठा की आर्मी बुरी तरह हार जाती है और बालाजी बाजीराव की डेथ हो जाती है। इसके बाद ही जो बैटल होता है वो डिज़ास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस देता है मराठा एम्पायर को। इमेंस लॉसेस तो होते हैं मैन का, मनी का, पर जो डिफीट होती है पानीपत में ये एक ब्लो होती है मराठा आर्मी के लिए। इसके बाद मॉरली अपने आप को कभी बूस्ट नहीं कर पाते हैं। कौन? मराठास। मतलब एक मराठा एम्पायर जो सुप्रीमेसी के चरम पे था, इतना बड़ा फैला हुआ एम्पायर था, एक बार अहमद शाह अब्दाली जैसे ही हराते हैं, मैन का लॉस होता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है और मराठा की आर्मी के जो मॉरल्स होते हैं वो बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। ये जो डिफीट होती है मराठास की अहमद शाह अब्दाली के द्वारा, ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी एक फ्री हैंड देती है कि वो अब अपनी पावर को कंसोलिडेट कर सकता है इंडिया में, क्योंकि उसके जो सबसे बड़े दुश्मन थे मराठास वो भी चले गए। मराठास वापस कभी इस पोजीशन को वापस एस्टेब्लिश नहीं कर पाते। 1761 के पहले जो पोजीशन मराठास के पास थी, बाद में उन्हें वो वापस कभी नहीं मिलती बेटा। सबका एक टाइम आता है जाता है। मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गई, दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन हो गई, ऐसे ही मराठा एम्पायर भी डिक्लाइन हो गया। अब गवर्नेंस नहीं था, मॉडर्न आर्मी क्रिएट करने की एबिलिटी नहीं थी, इस वजह से मराठा पावर जो थोड़े बहुत पावर में बची भी थी कुछ कुछ प्रोविंसेस में, वो भी ख़त्म हो जाती है। मराठा चीफ का जो सपोर्ट होता है, जो लोग उन पे सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो भी लोग अपना सपोर्ट खींच लेते हैं। लोग इनको सपोर्ट करना क्यों बंद कर देते हैं बेटा? लोग इनको सपोर्ट करना इसलिए बंद कर देते थे, ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस जो टैक्सेस लोगों पे लगा रहे थे, लोगों की मिजरीज, कॉमन पीपल की मिजरीज उससे बहुत बढ़ती जा रही थी, तो अब कॉमन पीपल भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स देख लेते हैं राइज ऑफ मराठा पावर के। 1730 से 20 तक रूल किया बालाजी विश्वनाथ ने। ये चीफ मिनिस्टर की पोजीशन, पेशवा की पोजीशन पे रहे हैं। 1720 से 40 रहे बाजीराव वन। 1740 से 61 तक बालाजी बाजीराव। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ जिसमें मराठास की हार हुई, किससे? अहमद शाह अब्दाली से। So students, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.